हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश के बुलेटिन में प्रदेश की खबरें विस्तार से जानेंगे। हेडलाइंस के बाद मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरें दिन की जान लें। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण पर श्रेय की सियासत जारी है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा मुख्यमंत्री शिवराज का सम्मान करेगा, कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। दूसरी बड़ी खबर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को डराकर अब तक राजनीति की। पूछा, 15 महीने की सरकार में अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया। तीसरी खबर, खरगोन एसपी रहे शैलेंद्र सिंह चौहान के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आते हुए कहते हैं कि वो अच्छे अफसर हैं, उनको वापस भेजें। और साथ ही साथ एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश ने एक उपलब्धि हासिल की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देश में 4था स्थान प्राप्त किया। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में अब हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस की पढ़ाई होगी। इसी सत्र के प्रदेश के कॉलेजेस में बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों को श्री रामचरितमानस एप्लाइड फिलॉसफी को वैकल्पिक विषय के तौर पर रखा गया। स्टूडेंट को राम सेतु का निर्माण विषय के माध्यम से भगवान राम की इंजीनियरिंग गुणों के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने IBS 24 से बातचीत में कहा कि इन विषयों के जीवन मूल्यों के प्रति सीखने को मिलेगा, उनके व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को युवा जब पढ़ेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह चरित्र का निर्माण होगा, अच्छे समाज का निर्माण होगा। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का धर्म के नाम पर राजनीति करना, गुमराह करना बताया। कांग्रेस नेता कहते हैं कि सरकार RSS के एजेंडे को पोषित कर रही है, युवाओं को तकनीकी शिक्षा की जरूरत है। इधर बीजेपी ने रामचरितमानस पढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। भगवान राम के रामायण चरित्र में बहुत सारी बातों के साथ साइंस भी है, कला भी है, साहित्य भी है, श्रृंगार भी है। तो विविध पक्षों को समाज के सामने लाने में अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो हमको उच्च शिक्षा विभाग ने अगर सिलेबस बना करके विद्वानों ने रिकमेंड किया तो हमारा विभाग लागू कर रहा है। धर्म एक अलग विषय, तकनीकी शिक्षा एक अलग विषय, लेकिन दोनों का समावेश कर सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए करते हैं। इनका काम है धर्म के आधार पर राजनीति करो, धर्म के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ उसका उपयोग करके कहीं न कहीं उसका राजनीतिक फायदा लो। अच्छी बातें सभी धर्मों में हैं और कांग्रेस का ये कहना है कि सर्वधर्म समभाव की जब हम बात करते हैं तो हर धर्म की जो अच्छी बातें हैं उनका समावेश शिक्षा में किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म में अच्छी बातों की कमी नहीं है। कांग्रेस ने एक चीज़ तय कर ली है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे बस उसका विरोध करना है। उनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास अपने कोई विचार नहीं है, उनके पास अपना कोई एक सशक्त विचारवान नेता नहीं है। इधर मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का श्रेय लेने पर सियासत जारी है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करेगा। ओबीसी समाज और उपजातियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के प्रायोजित कार्यक्रम करना बीजेपी की आदत है। ओबीसी वर्ग जानता है कि बीजेपी ने उसके लिए क्या किया। 27% आरक्षण कांग्रेस की देन है, कांग्रेस का आरोप है और इस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार भी हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। देखिए, ये तो उनका मुगालता है और जिस तरह से प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रायोजित कार्यक्रम क्यों ना कर ले, लेकिन आज जो पूरा समूचा ओबीसी समाज है वो ये जानता है कि 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सिवाय स्टे लगवाने के इन्होंने कोई काम किया नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने 27% नीट में कर दिया। कौन सी अदालत में चैलेंज हुआ? ऐसे काम किया जाता है। ये कमलनाथ की तरह नहीं किया जाता है कि सामने से लड्डू दिखाया, पीछे से चुरा भोग दिया। आपने ओबीसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 सितंबर से 3 दिनों के ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। सिंधिया इस दौरान गोला का मंदिर से महाराज बाड़ा तक यात्रा निकालेंगे।
कांग्रेस ने इसे रोड शो का नाम देकर इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि एक तरफ जनहित के मुद्दों पर प्रदर्शन करने पर लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है और ऐसे वक्त में सिंधिया को इस यात्रा की परमिशन किस नियम के तहत दी गई। कांग्रेस की आपत्ति पर सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया का घर है, जहां भी वो कभी भी आ जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के पेट में उनके नाम से मरोड़ पैदा होती है। कोई आपत्ति नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, ग्वालियर आए, अपने जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात की है कि जब कांग्रेस कोई भी जन समस्या को लेकर मुद्दा उठाती है तो तुरंत 188 की कार्रवाई कर दी जाती है। देखो, सिंधिया जी आ रहे हैं, ये उनका घर आ रहे हैं, अपने परिवार के बीच आ रहे हैं। अब इसका भी विरोध करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के पास कुछ बचा तो है नहीं, मुद्दा विहीन कांग्रेस है। उसे जनता के बीच सेवा करनी चाहिए, जनता की आवाज़ बननी चाहिए। सिर्फ भ्रम का वातावरण पैदा करना चाहती है, ये समाज के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। मुरैना में रेत माफिया के बाद अब राशन माफिया भी सक्रिय हो चुका है। कोरोना काल के बाद जहां सरकार ने 8 महीने का राशन बांटने के लिए भेजा, वो राशन ग्रामीणों तक पहुंचा ही नहीं। राशन को माफिया ने व्यापारियों को बेच दिया। आरोप है कि ग्रामीणों की ओर से मामले की शिकायत करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलने से उन पर कार्रवाई भी नहीं हो रही। कांग्रेस का कहना है कि अधिकारियों से मामले की शिकायत के बावजूद अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। 8 महीने का राशन कार्ड वितरण प्रशासन की दृष्टि से हो रहा है, लेकिन मैंने पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि अगर ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हुई तो जो राशन माफिया हैं वो गरीब के भोजन पर डकैती डाल लेंगे। लेकिन प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं किसी का तो संरक्षण होगा ही। सारे लोग इसमें मिल गए हैं, चूँकि प्रशासन तो यहाँ बैठा नहीं है, नेता बैठे हैं और जो नेता कहते हैं वो करते हैं। सारे सोसाइटी से लेकर सारे गेहूँ और ये खाद्यान्न सामग्री बांटने वाले सबों ने इसमें बड़ा घोटाला करा है। POS मशीन को लेकर होती है थंब इम्प्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे प्रकरणों में जांच भी कराई जाती है और कार्रवाई भी की जाती है। अभी भी हमने पिछले दिनों में कुछ संस्थाओं पर FIR कराई है और निश्चित तौर पर जो सेवा है अगर उसको प्रदाय करने में कोई कठिनाई पैदा करते हैं तो उनके विरुद्ध निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाती है और आगे भी हम जारी रखेंगे। भोपाल के पास अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 49 करोड़ रुपए की लागत से बने इस टेक्सटाइल पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग के लिए भूमि पूजन और वाटर सप्लाई लाइन का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि नए उद्योग स्थापित होने से 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अचारपुरा में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया है। वहीं वाटर सप्लाई के लिए 16.81 करोड़ रुपए से पाइपलाइन बिछाई गई है। सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना की चुनौती के बावजूद 300 से अधिक उद्योगों को जमीनें आवंटित की गईं। इससे रोजगार सृजन में 38% का इजाफा हुआ है। 384 औद्योगिक इकाइयों को 840 एकड़ भूमि आवंटित की है और 22,000 लोगों को रोजगार से लगाने का काम किया। रोजगार सृजन में 38% की वृद्धि हुई है। लगातार ये काम जारी रहेगा। हमारा संकल्प है रोजगार, रोजगार और रोजगार। कोरोना काल में CGHS लाभार्थियों से की गई मनमानी बिलिंग अब निजी अस्पतालों पर भारी पड़ रही। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम विभाग के मुख्यालय से आए निर्देशों के बाद मरीजों को रकम वापस देने का सिलसिला शुरू हो गया। हाल ही में जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल से ऐसे 2 मरीजों को 3,83,000 रुपए की रकम वापस दिलवाई गई, जिनसे बेवजह पैसे लिए गए। दरअसल CGHS योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की पात्रता मिलती है, लेकिन कोविड काल में शहर के कई अस्पतालों ने CGHS लाभार्थी मरीजों को भर्ती करने से इनकार किया। इलाज देने के बदले उनसे मनमानी रकम वसूली। मामले में सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी।
मध्य प्रदेश के कई शहरों में डेंगू के बढ़ते केस के बीच जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है। याचिका में डेंगू से मौत होने पर परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। साथ ही हालात को मेडिकल इमरजेंसी मानकर सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, मेडिकल स्टाफ की हड़ताल को बैन करने की मांग याचिका में की गई। याचिका में ये मांग भी की गई कि प्रदेश के सभी जिलों में डेंगू समेत तमाम बीमारियों के नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय कमेटियां गठित की जाएं। हाईकोर्ट में याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की। हाईकोर्ट इस याचिका पर जल्द सुनवाई कर सकता है। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि जबलपुर में डेंगू से अब तक एक भी मौत नहीं हुई। विभाग ने रविवार को महिला पुलिस आरक्षक उषा तिवारी की मौत भी डेंगू के होने से इनकार किया। विभाग के मुताबिक उषा तिवारी की डेंगू टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव थी। मौत की वजह कुछ और हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग के इस दावे पर अब राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने प्रशासन पर कोरोना से हुई मौत की तरह डेंगू से हुई मौत को भी छिपाने के आरोप लगाए। उन्होंने शमशान घाट पर हुए अंतिम संस्कार के आंकड़ों की जांच की मांग की। साथ ही सरकार से डेंगू से मौत पर डेथ ऑडिट करवाने की भी मांग रखी। सांसद राकेश सिंह का कहना है कि प्रशासन ने अपने पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर डेंगू से मौत नहीं होने का दावा किया, लेकिन निजी अस्पतालों के आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। सांसद ने कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से निजी अस्पतालों में भर्ती डेंगू मरीजों के आंकड़े अपडेट कर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। आने वाले 15 दिन बड़े संवेदनशील हैं, क्योंकि पानी गिरता है फिर रुक जाता है, तो ये जो मौसम का भी बीमारी के प्रचार प्रसार में जो असर होता है, उसके कारण हमें विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। डेंगू से अभी तक कोई मौत रिपोर्टेड नहीं है। एक एक शमशान घाट में घूम लीजिए, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि कितनी मौतें हुई हैं। और सरकार यदि थोड़ी भी ईमानदार है, थोड़ी भी बेशर्मी किनारे रख दे, तो डेथ ऑडिट करा ले हर अस्पतालों का, तो समझ में आ जाएगा कितनी मौतें हो रही। उसके बारे में बहुत स्पष्ट आंकड़े हमारे पास में नहीं है, इनके पास में भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आंकड़े या बाकी जानकारियां सीधे तौर पर अभी इनके पास में नहीं है। लेकिन इनको कहा है कि वो सारी जानकारियां भी एकत्रित करें। जबलपुर में डेंगू की रोकथाम में नाकाम साबित हुए नगर निगम ने एक तुगलकी फरमान दे दिया। नगर निगम कमिश्नर की ओर से जारी आदेश में शहर में 1 महीने तक कूलर के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया। जबलपुर में इस बार मानसून की बेरुखी से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं, लेकिन निगम ने 2 टूक आदेश दे दिया कि जबलपुर के शहरी सीमा में कहीं भी कूलर का इस्तेमाल ना करें। नगर निगम कमिश्नर की दलील है कि नगर निगम के सर्वे में कई जगह घरों में लगे कूलर में डेंगू की लार्वा मिले। हालांकि लोग चाहें तो बिना पानी के कूलर चला सकते हैं, लेकिन जहां कूलर में पानी मिलेगा वहां कार्रवाई की जाएगी। और ये ज़्यादातर जो कूलर्स के जो पानी है वो ज़्यादातर स्टैग्नेंट मिले, जो हमारे हेल्थ टीम ने भी जो सर्वे किया है, तो उसी संबंध में ऐसा एक डिसीजन लिया गया है कि ऐसे जितने भी स्टैग्नेंट वाटर को अवॉइड करने के लिए उसको हम लोग अवॉइड करने के लिए बैन कर रहे हैं ना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और प्रदेश के तमाम स्कूलों को बड़ा आदेश सुनाया। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया कि प्रदेश का कोई भी स्कूल बच्चों की फीस जमा नहीं होने पर उनकी ऑनलाइन पढ़ाई बंद नहीं करे। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए राज्य सरकार और प्रदेश के निजी स्कूलों की संस्था एसोसिएशन ऑफ अनएडेड स्कूल से जवाब भी मांगा है। हाईकोर्ट में ये याचिका इंदौर के जागृत पालक संघ की ओर से दाखिल की गई थी। इस याचिका में कहा गया कि कई निजी स्कूल बच्चों की ट्यूशन फीस जमा न होने पर उनकी ऑनलाइन पढ़ाई रोक रहे हैं। साथ ही याचिका में राहत की चाह की गई। जब तक स्कूल पूरी तरह खुलते नहीं तब तक सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने का कोर्ट का आदेश आगे भी लागू किया जाए। याचिका पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। शिवपुरी के एक निजी अस्पताल पर पैसों के लिए एक मरीज की लाश रोकने का आरोप लगा। दरअसल केदार नाम के एक आदिवासी युवक को सीने में दर्द के बाद परिजन एमएम अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते मृत्यु हुई। साथ ही पैसा नहीं देने पर लाश को न सौंपने के आरोप परिजनों ने लगाए। अस्पताल प्रबंधन ने इस बात को माना कि मरीज के परिजनों पर दवा और ऑक्सीजन का पैसा बकाया था। करेंगे अब
6 बजे 7 बजे 8 4-5 बजे दर्द करी थी चाहती। अच्छा। तो मैं 7 बजे जा झेले आई। ठीक है। 7 बजे मैं झेले आई। तो जे मुझसे जे तो कह रही थे 7 बजे से मुझे पागल बना रहे हैं। तो मैं जे तो कह रही थी मुझसे बहन बहुत अच्छा नहीं है पा रही हो तो मैं दूसरी जगह ले जाऊँ तो मैं ले जाती और मोड़ा के प्राण निकलते जा रहे हैं और मुझसे पैसा जमा कराते जा रहे हैं। वैसे कोई लेना नहीं है। उनका मरीज बहुत सीरियस था, सीवियर हार्ट अटैक का मरीज था वो, और वो दरा 7 बजे से लेके कितने 3 घंटे के अंदर 3.25 घंटे मर गया। उसकी पर्ची है और तो उधारी है उनकी 4,250। अब हमारी 2,000 रुपये उधारी खाई थी ऑक्सीजन की जी, जो इन्होंने हमको नहीं दी। शहडोल के जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम पंचायत बेमहौरी में बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब होने पर उसे खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाया गया। इतना ही नहीं, परिजन कई किलोमीटर पैदल चलकर और नदी पार कर वृद्धा को अस्पताल तक ले जा पाए। सड़क और पुलिया न होने के कारण गांव में गाड़ी नहीं पहुंच पाती और ऐसे में लोगों को बारिश के दिनों में भारी दिक्कत झेलनी पड़ती। बुजुर्ग महिला के बेटे नाती ने उसे खाट पर लिटाया और कंधे पर अस्पताल तक पहुंचाया। शहडोल और अनूपपुर जिले की सीमा को जोड़ने वाले बमौरी से पटना तक 3.5 किलोमीटर की सड़क आज तक बन नहीं पाई। मार्ग में जुड़मानी नाला होने से ग्रामीणों को और दिक्कतें होती हैं। तो आने जाने में दिक्कत होती, कांदू बहुत है तो आने जाने में दिक्कत होती है। तो खटिया साजन तो खटिया में लोड करके लेके आने यहाँ नाला के पार। बेमौरी से पटना रोड 3 साल पहले स्वीकृत हुआ था, जो एक ठेकेदार जबलपुर का था, और वो पहला प्राथमिक काम करने के बाद पूरा काम छोड़ दिया और कई तरह के रोड भी काट दिया। उससे ज़्यादा कीचड़ होते हैं, यानी कि 12 मास ही माने परेशानी होती है। उस वीडियो में एक वो बरसाती नाला पार कर रही हैं, तो उस बरसाती नाले के संबंध में स्थिति यह है कि वो पीडब्ल्यूडी से रोड सैंक्शन है। जैसे ही बरसात के बाद हम ठेकेदार से कह के प्राथमिकता के तौर पर उसका काम शुरू करवाएंगे। बमौरी अस्पताल में उनको शाम को 4 बजे करीब भर्ती किया गया, उनको इलाज किया गया और उसके बाद वो महिला ठीक हो गई। अपने संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक अपने पुराने अंदाज में नजर आए। सुबह के समय वो अकेले वॉक पर निकल पड़े। इस दौरान उनके साथ ना तो कोई सुरक्षा घेरा था, ना ही कार्यकर्ताओं की कोई फौज। केंद्रीय मंत्री अकेले पुलिस परेड ग्राउंड पर आम लोगों के साथ घूमते फिरते नजर आए और उसके बाद उन्होंने नजाई मंडी पहुंचकर आम आदमी की तरह सब्जियां खरीदी। सब्जी बाजार में केंद्रीय मंत्री को सब्जी खरीदते देख लोग हैरत में पड़ गए। खुद आने से क्या होता है कि एक तो क्षेत्र के किसानों के साथ में बातचीत हो जाती है, ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं और हर व्यक्ति के साथ में जब व्यक्ति उससे बातचीत होती है तो ज़मीन का जुड़ाव जो है ना वो बने रहने के लिए बहुत आवश्यक है। जबलपुर के कटंगा इलाके में राजीव नगर में 55 से ज्यादा घरों में बिजली के अवैध कनेक्शन मिले। राजीव नगर इलाके में बिजली की सप्लाई करने वाले 11 केवी के मेन लाइन में लोगों ने लंगड़ बनाकर सीधे बिजली के तार जोड़ रखे थे और चोरी की बिजली से अपने घरों को रोशन किया था। इसके बाद विद्युत मंडल की टीम ने अवैध तरीके से जुड़े गए तारों को अलग किया और बिजली चोरी करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की। बिजली विभाग के अफसरों ने ऐसे लोगों से नियमानुसार कनेक्शन लेने और तय तारीख तक जुर्माने की राशि जमा करने की हिदायत दी है। जो अवैध चोरी करते हैं उन पर चोरी के प्रकरण करके मानिए अगर जमा कर दे रहे हैं कनेक्शन वो ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आगे न्यायालय में जाएगा उनका प्रकरण। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।